Good morning, dear students. In this lecture, we will start a new chapter, that is chapter number 6, Arrays. Arrays बेटा जैसे आप लोगों ने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़े हैं सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे. Arrays को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, फाइन, और उस लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना होता है. फाइन, सपोज़ मेरे पास किसी क्लास में रोल नंबर्स हैं. रोल नंबर्स की जो मेरी रेंज है वो क्या है, रोल नंबर 1 से लेके 50 है, और ये मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो यूनिक होगा. अब इस यूनिक नंबर को स्टोर करने के लिए मुझे जो वेरिएबल्स चाहिए होंगे उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी. मेरी जो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी अब कितनी हो जाएगी, 50, ताकि मैं 50 वेरिएबल्स में 50 स्टूडेंट्स के यूनिक रोल नंबर्स को स्टोर कर सकूं. लेकिन ये जो हमने एग्जांपल ली है ये बहुत ही छोटी एग्जांपल है. इससे बड़े केसेस, इससे कॉम्प्लेक्स केसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में रेफरेंस लिया हुआ है. सपोज वी हैव टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर 100 सेपरेट स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स को स्टोर करना है देन यू विल नीड टू डिक्लेयर 100 वेरिएबल्स. इसी तरीके से ये हमारा जो केस है ये और बढ़ सकता है. ज़रूरी नहीं 100 स्टूडेंट्स हो, 1000 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, मोर देन 1000 भी हो सकते हैं. फाइन, इसी तरीके से कोई और केस हम कंसिडर कर सकते हैं. सपोज़ किसी बैंक के कस्टमर्स का डेटा हमने स्टोर करना है और उस बैंक के जो कस्टमर्स हैं सपोज़ वो 10,000 प्लस कस्टमर्स हैं. अब 10,000 प्लस कस्टमर्स के नेम्स को, एड्रेसेस को, उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, आईडीज़ क्या क्या उन्होंने सबमिट की हुई हैं, सिग्नेचर्स क्या हैं, उनको स्टोर करने के लिए हमें 10,000 ही वेरिएबल्स चाहिए होंगे. फाइन, तो जैसे जैसे हमारा अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे हमारे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़नी शुरू हो जाती है. लेकिन जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं देन वो हमारा वेरिएबल जो है वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है. वेरिएबल्स विल बी एलोकेटेड स्पेस इन द मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी अवेलेबल. फाइन, एंड गिवन मेमोरी एड्रेसेस इन अ रैंडम मैनर. जब भी हम कोई वेरिएबल्स बेटा मेमोरी में डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो उनको मेमोरी एलोकेट होती है. और वो जो मेमोरी है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टीन्यूसली लगातार वन आफ्टर अनदर ही एलोकेट हो, वो सेपरेट लोकेशंस पे भी मेमोरी एलोकेट हो सकती है. फाइन, जिससे उनके जो एड्रेसेस हैं वो ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में हो, वो रैंडम भी हो सकते हैं. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम एरेज का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए. एरेज बेसिकली क्या है, आपका एक ग्रुप है जिसमें हम उस ग्रुप में ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं जो कि लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड होता है. जैसे कि हमने अभी अभी एग्जांपल कंसिडर की कि रोल नंबर्स हैं. अब रोल नंबर्स का डेटा रिलेटेड डेटा है, हमने 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने हैं तो देन वी विल डिक्लेयर अ एरे. ओके, एरे में जो हम किसी वेरिएबल का, एरे वेरिएबल का नाम रखते हैं दैट इज़ अ कॉमन नेम. मींस अगर हमने 50 रोल नंबर्स के लिए 50 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है मेमोरी में तो हमारे 50 नेम्स यूनिक होंगे. लेकिन अगर हमने एरे डिक्लेयर करना है और उस एरे में ही 50 रोल नंबर्स को स्टोर करना है देन जो हमारा जो काम है उसमें जो हमारी वेरिएबल्स की क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. इस काम को करने के लिए हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए होगा और वो क्या होगा, एरे का नाम. ठीक है, और उस एरे के अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं एरे एलिमेंट्स. फाइन, द डेटा आइटम्स आर नोन एज एरे एलिमेंट्स एंड द एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एडजेसेंट टू ईच अदर. अब दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एरे हैंडल करेगा. फर्स्ट क्या है कि हमारे जो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ओनली वन नेम, सिर्फ एक नेम के साथ ही हम
नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा केस क्या था कि हमें वेरिएबल्स भी ज़्यादा लेने पड़ते थे और वेरिएबल्स की जो एड्रेसेस होती थी उनके मेमोरी लोकेशंस भी सीक्वेंस में नहीं होती थी, वो रैंडम होती थी। और एरेज के केस में जो हमारी वेरिएबल्स की या फिर जो हमारा कंटेंट है, जो डेटा है जो मेमोरी में स्टोर होगा, उसका जो मेमोरी लोकेशंस है, मेमोरी एड्रेसेस है, वो क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस में होंगे, वन आफ्टर अनदर होंगे, कॉन्टीन्यूटी में होंगे, एडजसेंट होंगे। फाइन। अगर हमने रोल नंबर 1 स्टोर करना है, रोल नंबर 2 स्टोर करना है, तो हो सकता है कि मेमोरी की लोकेशन 1000 पे रोल नंबर 1 स्टोर हो, मेमोरी की लोकेशन 1002 पे सपोज रोल नंबर 2 स्टोर हो, 1004 पे सपोज रोल नंबर 3 स्टोर हो। मीन्स कंटिन्यूटी में ये आपका जो डेटा है वो स्टोर होगा, दैट इज स्टोर्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। Okay, now the formal definition of array. What is the array? An array is the collection of homogeneous data elements described by a single name. Homogeneous means that all the elements in the array have the same data type. It means that what is an array? Array is a collection of data item that is homogeneous. Homogeneous means that is similar to each other, and all the elements in the array are given a single name, and that name is shared by all the data elements. Fine. And homogeneous here means that all the elements in the array have the same data type. array के जितने भी elements होंगे उनकी data type same होगी। अगर उस array में हम integer type का data store कर रहे हैं तो उन सारे elements की जो data type है वो integer होगी। अगर character type का data store कर रहे हैं तो उसकी जो data type है वो character ही होगी सारे elements की। Fine. Now moving to the next step. Next is the anatomy of an array. बेसिकली एनाटॉमी ऑफ एन एरे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एलिमेंट जो हैं एरे के उनको हम रेफ़र कर सकते हैं। फाइन। अगर हमने किसी भी एरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसको हमने रेफ़र कैसे करना है। ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज़ कॉल्ड अ डेटा एलिमेंट। फाइन। जो भी आइटम हम एरे में स्टोर करते हैं उसको हम डेटा एरे एलिमेंट बोलते हैं। एंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ कॉल्ड एरे इंडेक्स। और हर एक एरे एलिमेंट को हम एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं जिसको हम उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं या फिर हम उसको एरे इंडेक्स बोल सकते हैं। और यूजुअली जो एरे का इंडेक्स है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड नॉट फ्रॉम 1। दिस इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है। जो एरे का इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं। मीन्स कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का 0 एंड आफ्टर दैट सेकंड एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, 1। Okay, you can also insert and delete elements from the beginning, end or even middle of an array. तो जब हमने किसी एरे को क्रिएट कर लिया, उसको क्रिएट करने के बाद हम एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। मींस उस एरे में नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे एलिमेंट्स हैं हम उनको डिलीट कर सकते हैं। और ये इंसर्शन और डिलीशन का काम जो है वो किसी भी एंड से हो सकता है, स्टार्टिंग से भी हो सकता है, लास्ट से भी हो सकता है, इवन सेंटर से, मिडल से भी हो सकता है। फाइन। ओके। An array can have gaps. You may have an element at position 4 but nothing at position 1, 2 and 3. Arrays with gaps are called sparse arrays. So now the question is, what is sparse arrays? Sparse arrays are the arrays which are having gaps. Fine. इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारा एक array है, उसका साइज 4 है। ठीक है। अगर उसका साइज 4 है तो सपोज एरे में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए इफ़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। फाइन। अगर हमने एरे की पोजीशन 1, 2 और 3 पे कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर की, हमने डायरेक्टली एरे की 4th पोजीशन पे वैल्यू को स्टोर किया है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन अभी एम्प्टी है। तो एरे के ये एलिमेंट्स में, एरे की पोजीशंस में जो गैप होता है इसको हम स्पार्स एरे बोलते हैं। फाइन। द नंबर ऑफ पोटेंशियल एलिमेंट्स
An array can hold is called array's length. The next concept that we need to know is array's length क्या होती है. array की length क्या है वो किससे पता चलती है हमें, जितने एलिमेंट हम किसी array में स्टोर कर सकते हैं वो क्या बताती है, उसकी लेंथ. सपोज हम array में 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं तो array की लेंथ क्या है 5. Okay, in PHP the array function is used to create an array. Okay, PHP में अगर हमने array को create करना है तो array को create करने के लिए we will use a function और उस function का क्या नाम है, array function. Okay, the next is creating arrays और types of arrays. हम arrays को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या कितने वेज के अकॉर्डिंगली arrays को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ array, that is numeric array, that is also known as indexed array, and the next one is associative array, and the last one is multi-dimensional array. इसमें से फर्स्ट जो है न्यूमेरिक एरे या इंडेक्स एरे. अब न्यूमेरिक एरे या इंडेक्स एरे का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिक एरे में सिर्फ हम नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर कर सकते हैं. न्यूमेरिक एरे में भी हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा हो चाहे नॉन न्यूमेरिक डेटा हो, मीन्स स्ट्रिंग की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो. फाइन. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि जो भी हमने एरे के अंदर डेटा स्टोर करना है उस डेटा के जो इंडेक्सेस होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नंबर्स. ठीक है, एरे में जितने मर्जी एलिमेंट्स आप ले सकते हो, किसी भी टाइप के एलिमेंट्स ले सकते हो, न्यूमेरिक भी ले सकते हो, नॉन न्यूमेरिक भी ले सकते हो, लेकिन जो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक एलिमेंट्स होंगे एरे के, न्यूमेरिक एरे के केस में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनका जो इंडेक्स है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, नंबर्स की फॉर्म में. और हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि जो इंडेक्स है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. In numeric array, values are stored and accessed in a linear fashion, that is one after another. Okay, this first program shows how to create and access a numeric array. किसी भी एरे को क्रिएट करने के लिए PHP में सबसे पहले हम PHP टैग के अंदर अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे. सो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 स्टाइल्स हैं जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करने के लिए एरे फंक्शन की हेल्प लेंगे. फाइन. एरे फंक्शन की हेल्प से एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे. ठीक है, जिस वेरिएबल के अंदर एरे एलिमेंट स्टोर होंगे. सपोज हमने वेरिएबल का नाम लिया नंबर्स. अब ये नंबर्स वेरिएबल जो है ये हमारा एरे है. इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एरे. और इस फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ हम नंबर्स एरे में स्टोर करना चाहते हैं वो पास कर देंगे. सपोज मैं 3 वैल्यूज़ स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं 3 वैल्यूज़ को पास कर दूँगी. फाइन. देन हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ हमने एरे में स्टोर कर दी है, अब हमने इसको एक्सेस करना है. अब इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमने जब कंट्रोल कंस्ट्रक्ट पढ़े थे देन हमने एक डिफरेंट टाइप के लूप को स्टडी किया था, दैट वाज फॉर ईच लूप. ठीक है, फॉर ईच लूप के केस में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, बताया था कि फॉर ईच लूप जो है ये एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हेल्पफुल होती है. ठीक है, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम फॉर ईच लूप को यूज़ करेंगे. फॉर ईच लूप के सिंटेक्स में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर ईच, दैट इज़ अ कीवर्ड. देन उसके बाद हम एरे का नाम लिखेंगे जो कि हमारे केस में नंबर्स है. देन हम एज कीवर्ड लगाएंगे. देन हम वैल्यू लिखेंगे. इसका मतलब जब भी हम इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को रेफ़र करेंगे अपनी लूप के अंदर, देन ये क्या करेगा, ये नंबर्स एरे में जो वैल्यूज़ हमने स्टोर की हैं, जो हमने डेटा स्टोर किया उसको प्रिंट करवाएगा. फाइन. कितनी बार प्रिंट करवाएगा, जितनी वैल्यूज़ है. सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज़ है तो ये 5 टाइम्स प्रिंट करवाएगा, 5 टाइम उन वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा. जैसे मैंने यहाँ पे अपनी एग्जांपल में 3 वैल्यूज़ ली थी तो ये फॉर ईच लूप में जो मेरा वैल्यू वेरिएबल है ये मेरी 3 वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा. ओके, इस लूप के अंदर जाके हम क्या कर रहे हैं, इको स्टेटमेंट यूज करके इस एरे की वैल्यूज़ को हम शो कर रहे हैं. इको स्टेटमेंट यूज़ किया तो ये एरे की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी. तो सबसे पहले हम मैसेज शो करेंगे वैल्यू इज़. वैल्यू स्टोर किस में है,
एरे में स्टोर है और उस एरे की वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे, वैल्यू। ओके, वन आफ्टर अनदर ये आपके एरे की 5 जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो जाएंगे। जो हमारा सेकंड मेथड है, इस सेकंड मेथड में हमने एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। यहाँ पे हमने एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज सिर्फ वन स्टेटमेंट में कर दिया, और वन स्टेटमेंट में इनिशियलाइज करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली है, एरे फंक्शन की। ठीक है, एरे फंक्शन को हम जितने पैरामीटर्स पास करेंगे उतने ही हमारे एरे के एलिमेंट्स जो हैं वो सेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एरे फंक्शन के बिना एक न्यूमेरिक एरे को क्रिएट किया है। न्यूमेरिक एरे है मीन जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ये देखो, सबसे पहले जो हमने एरे क्रिएट किया था इसमें हमने न्यूमेरिक डाटा स्टोर किया था। अब जो हम न्यूमेरिक एरे क्रिएट करेंगे इसके अंदर हम करेक्टर डाटा मीन स्ट्रिंग की फॉर्म में नॉन न्यूमेरिक डाटा जो है वो स्टोर करेंगे। लेकिन दोनों को क्रिएट करने का मेथड अलग है। फर्स्ट वाले में हमने एरे फंक्शन को यूज़ किया, यहाँ पे हम एरे फंक्शन के बिना इंडिविजुअली हर एक एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज करवाएंगे। सपोज हमारा एरे कौन सा है, नंबर्स, और हमें पता है कि न्यूमेरिक एरेज के केस में जो हमारी इंडेक्सिंग है वो कैसी होगी, नंबर्स की फॉर्म में होगी, न्यूमेरिक होगी, और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से। सपोज 0 इंडेक्स पे जो मैं एलिमेंट स्टोर करना चाहती हूँ वो क्या है, ONE1। और इसी तरीके से मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ वो क्या है, TWO2। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी मैंने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं अपने एरे में उतने स्टेटमेंट्स मैं लिख के अपने एरे को इनिशियलाइज कर दूंगी, और साथ में मैं क्या पास करूंगी, इंडेक्स। नेक्स्ट, एरे के वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम फिर से वही सेम मेथड यूज़ करेंगे। फॉर ईच लूप लगा के एरे का नाम बताएंगे, देन उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम वैल्यू वेरिएबल को यूज़ करेंगे जिससे उसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। फाइन, अब इस प्रोग्राम को हम सोलो लर्न में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे हमने नंबर्स नाम का एक एरे लिया है। इसमें हमने फर्स्ट मेथड को यूज़ करके एरे क्रिएट किया है, दैट इज़ एरे फंक्शन। मैंने जहाँ पे सिर्फ एरे फंक्शन ही यूज़ किया है। एरे फंक्शन को यूज़ करके मैंने यहाँ पे 5 जो हैं एलिमेंट्स लिए हैं, और इन 5 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए मैं फॉर ईच लूप यूज़ करी हूँ। फॉर ईच लूप के अंदर इको स्टेटमेंट यूज़ करके ये एरे की 5 वैल्यूज़ हैं जो प्रिंट हो जाएंगी। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट शो करती हूँ। तो ये देखिए, वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ऑल द एरे एलिमेंट्स, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फाइन, इन दिस वे यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस प्रोग्राम विद द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में आपने एरे फंक्शन नहीं यूज़ करना, उसके लिए आपने क्या करना है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करके जितने भी आपके एरे में एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग स्टेटमेंट्स में इनिशियलाइज करवाना है। दिस इज योर सेकेंड मेथड, इसको आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एरेज की सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव एरे। जो एसोसिएटिव एरे है बेटा, एसोसिएटिव एरे के केस में हमारे पास जो इंडेक्स हैं एरे के, एरे इंडेक्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिक ही हो। एरे के इंडेक्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मींस वो करैक्टर टाइप के भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, the associative arrays are very similar to numeric arrays in terms of functionality, but they are very different in terms of their index. अब न्यूमेरिक एरेज के केस में जो हमारे इंडेक्स थे वो क्या थे, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। न्यूमेरिक एरेज के केस में हमारे इंडेक्स क्या थे, नंबर्स की फॉर्म में थे। और मैंने आपको अभी बताया कि एसोसिएटिव एरेज के केस में जो हमारे इंडेक्स होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स ही हों, दे कैन ऑल्सो बी स्ट्रिंग। एसोसिएटिव एरे विल हैव देयर इंडेक्स एज स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं। मीन्स आप एरे के डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम ज़रूरी नहीं है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन आप नंबर्स में करोगे, आप उसकी रिप्रेजेंटेशन किसी नाम के साथ भी कर सकते हो। And you can establish a strong association between index keys and values. Associative arrays के केस में हमारे पास 2 नए कंसेप्ट ऐड होते हैं, that is called index keys and values.
ठीक है। इंडेक्स कीज हम जो हमने स्ट्रिंग रखा होता है, जो हमने स्ट्रिंग यूज़ किया होता है एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम इंडेक्स की बोलते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो उसको हम वैल्यू बोलते हैं और दिस इज नोन एज इंडेक्स और की वैल्यू पेयर। ठीक है। इंडेक्स क्या है? बेसिकली वो स्ट्रिंग है जो आपके एरे के एलिमेंट को, किसी स्पेसिफिक एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वैल्यू उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। फाइन। अब इस एग्जांपल से हम एसोसिएटिव एरेज को क्रिएट करेंगे और एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने PHP टैग के अंदर एक सैलरी नाम का एरे क्रिएट किया है। फाइन। इस एरे को क्रिएट करने के लिए हमने एरे फंक्शन के अंदर, फाइन, एरे फंक्शन के अंदर न्यूमेरिक जो हमारा एरे है उसकी बजाय हमने एसोसिएटिव एरे को यूज़ किया है। ठीक है। एरे फंक्शन की हेल्प से हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो न्यूमेरिक एरे है उसकी जगह पे कौन सी टाइप यूज़ की है? एसोसिएटिव एरे यूज़ की है। न्यूमेरिक अगर हमने एरे की टाइप यूज़ की होती तो जो हमारे एरे के एलिमेंट होते उनको ऑटोमेटिकली जो नंबर्स की फॉर्म में इंडेक्स है वो असाइन हो जाता और वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता? 0 से। पर अब हम नंबर्स की फॉर्म में इंडेक्स नहीं देना चाहते, हम किसी स्ट्रिंग की फॉर्म में इंडेक्स देना चाहते हैं। जैसे सपोज एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर हमने इसको रेफ़र करना है, सपोज़ ये हमारा सैलरी नाम का एरे है, इसका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, अगर ये हमारा इंडेक्स्ड एरे होता या फिर नंबर एरे होता तो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते? 0। लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव के केस में हमने इस एरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखा है। 0 मीन्स नंबर की बजाय यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग लिखा है और उस स्ट्रिंग का नाम हमने लिखा है राहुल। इट मीन्स जो आपका राहुल स्ट्रिंग है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक एरे के एलिमेंट को, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे। इसी तरीके से हमारे पास एक एरे का एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ? सेकेंड स्ट्रिंग के साथ, जिस स्ट्रिंग का क्या नाम है? रजत। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्या यूज़ करना था? 1। फाइन। और यहाँ पे एसोसिएटिव एरे के केस में हमारे पास पेयर होता है। पेयर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक तो हमारे पास इंडेक्स होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? वैल्यू। फाइन। तो ये देखो, ये जो राहुल है ये आपका स्ट्रिंग है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को और ये 20,000 रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू को। यहाँ पे हमने ये जो हमारा इंडेक्स और वैल्यू का पेयर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके बीच में हमने इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। फाइन। इसका मतलब है राहुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20,000 सैलरी। इसी तरीके से ये सनी जो हमारा इंडेक्स है, ये किसको, इंडेक्स स्ट्रिंग है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,000 सैलरी। ओके। जब हमने इन एसोसिएटिव इंडेक्स की हेल्प से, एसोसिएटिव एरे की हेल्प से अपने एरे के एलिमेंट्स को रेफ़र करना तो कैसे करेंगे? इको स्टेटमेंट में अगर हमने राहुल की सैलरी को प्रिंट करवाना देन वी विल राइट सैलरी ऑफ राहुल इज, देन हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर डाल के अपने एरे का नाम लिखना है। हमारे एरे का क्या नाम है? सैलरी। देन हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर देने के बजाय इंडेक्स स्ट्रिंग बताना है। स्ट्रिंग कौन सा है हमारा? राहुल। तो हमने यहाँ पे राहुल लिख देना है। फाइन बेटा। नेक्स्ट जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।